है और पीड़ा है। ठीक है, कार्य स्थगन स्वीकार करते हैं और इसको सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए। अगली श्री राज बहादुर सिंह चंदेल जी, डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी। महोदय, जो आज नियम 105 की सूचना है वह माध्यमिक शिक्षा परिषद के नए विद्यालयों को मान्यता देने की नियमावली को लेकर है। आप पढ़ रहे हैं? महोदय, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, केवल उस पर अपने विचार रख रहा हूँ। अच्छा, आपकी अनुमति हो तो मैं दोनों रखने के लिए नहीं, दोनों फिर मत करिए, एक ही करिए। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश जो सरकार है वह शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, ना संवेदनशील है। उसका उदाहरण जो है वह मूल्यांकन का पैसा, पारिश्रमिक का, वह भी भुगतान नहीं कर पा रही है। शिक्षा के अधिकार का जो संविधान में और भारत सरकार के द्वारा नियम बनाया गया कि वर्ष 2009 से सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा पढ़ाई जाएगी सरकार के द्वारा, क्योंकि जो शिक्षा है समवर्ती सूची का विषय है। तो उसके बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2019 से वर्ष 22-23 तक लगभग 25,000 विद्यालयों का, यानी लाखों छात्रों का शिक्षा के अधिकार का पैसा, जो कि 200, 400, 500 करोड़ तक का हो सकता है, वह भी वर्ष 2019 से दे नहीं रही है। तो जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और युग पुरुष योगी जी की जो सोच रहती है कि प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक छात्र का उत्थान हो, सरकारी अधिकारियों की शिथिलता के कारण उन अधिकारों का उनको वंचित रह जाते हैं, चाहे वे छात्र हो, चाहे हमारे शिक्षक हो। पूरे जो देश के जो स्कूलों का और शिक्षकों का जो अनुपात है छात्रों का, वो हमारे भारत कितना पिछड़ा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में आप सबको ज्ञात ही है, और उत्तर प्रदेश उससे भी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। प्रति लाख जनसंख्या पर जो हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल हैं वह उत्तर प्रदेश में 18 हैं और भारत देश में 35 उनकी संख्या है। छात्र शिक्षक का जो अनुपात है वह उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल में 48 छात्रों पे एक शिक्षक है और पूरे भारत में 25 छात्रों पे एक शिक्षक है। वही इंटर में हमारे 81 बच्चों पर एक शिक्षक पढ़ा रहा है और पूरे भारत में 34 बच्चों पे एक शिक्षक लगा हुआ है। इसी से आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा के लिए कितनी संवेदनशील है। फिर भी नई शिक्षा नियमावली लाई जाती है जब हमारे प्रदेश में स्कूलों की इतनी कमी है, वित्तहीन जो स्कूल है उससे आर्थिक बोझ जो है सरकार के ऊपर नहीं बढ़ता। उसके पश्चात भी सरकारी जो अधिकारी हैं अपनी मनमर्जी लाके कोई भी नए नियम बनाते रहते हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। 23 अगस्त 2022 को माध्यमिक शिक्षा परिषद की नई नियमावली वेबसाइट पर लाई गई और 28 अगस्त 2022 तक संशोधन भी मांगे गए। तो उस संशोधन पे भी हजारों प्रस्ताव उनके पास आए, जिसका निराकरण किस तरीके से किया गया यह भी कोई जानकारी किसी को नहीं दी गई। ईमेल के माध्यम से सुझाव मांगे गए थे, उन सुझावों का भी ईमेल के माध्यम से कि निस्तारण हो गया, कुछ भी हो गया, यह कोई भी जानकारी नहीं आई और दिसंबर 2022 में नई नियमावली लागू कर दी गई। ये नियमावली इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली है कि सरकारी अधिकारियों की जो अंकुश है वह विद्यालय उसमें फंस जाएंगे। जैसे एक दो उदाहरण से जो नियमावली में है आप समझ सकेंगे। ये जो नई संशोधित नियमावली है उसमें धारा 11(a) उसमें लिखा हुआ है, शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति बोर्ड की वेबसाइट पर प्रत्येक कार्य दिवस में दर्ज की जाए। तो जो स्कूल है उसका ध्यान बच्चों को पढ़ाने के स्थान पर इसी बात पे रहेगा कि भाई शिक्षक की उपस्थिति डल जाए और छात्रों की उपस्थिति डल जाए, चाहे उस विद्यालय में 2000 छात्र हो। तो उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान शिक्षा की गुणवत्ता पे नहीं है, विद्यालय पर किस तरह से सरकारी लगाम लगाई जाए जिससे भ्रष्टाचार का अड्डा बना रहे और जिस भी विद्यालय में चाहे वेबसाइट इंटरनेट की वजह से नहीं चल रही या किसी भी वजह से, तो वह उनसे कोई धन वसूली कर पाए। इसके साथ साथ धारा 9 में कहा गया है कि विद्यालयों में वाईफाई की सुविधा भी दी जाए। जितने भी मिशनरी के स्कूल हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के स्कूल हैं, अच्छे स्कूलों में छात्रों को मोबाइल और लैपटॉप लाने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि कभी भी किसी का भी फोन बजेगा। यही कारण है कि इस विधान परिषद में भी जैमर लगाने की आवश्यकता पड़ गई है। तो जब
छात्रों के लिए वाईफाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है विद्यालयों में, तो वाईफाई की आवश्यकता क्या है? प्रत्येक कक्ष में जो परीक्षा केंद्र नहीं भी है उसमें दोनों ओर वॉइस रिकॉर्डर और दोनों तरफ कैमरे मांगे गए हैं। तो जो सरकारी नियमावली है, ये एक मुहावरे के माध्यम से, कहावत के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं, ये भानुमति का पिटारा हो गई है। कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा लिया गया है। जैसे उन्हें जहां पर नियम अच्छे लगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत नियम ले लिए हैं, जहां पर उन्हें सीबीएसई की बात अच्छी लग रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, नई नियमावली जो आई थी वो कह रही है, वहां पर जो नए नियम है वो सीबीएसई से उठा लिए। सबको पता है कि हमारा जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया, उनके प्रयासों में कोई कमी नहीं थी कि नकल विहीन परीक्षा हो, पेपर आउट ना हो, जो विद्यालय कॉपी लिखवाते हैं वो ना लिखी जाए। उनका प्रयास सराहनीय था। हम लोगों का भी ये भाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री है वो इतने मतलब अच्छे हैं कि ये पूरे भारत का भाग्य है। लेकिन जो सरकारी अधिकारी हैं वो उतने ही निरंकुश हैं, उतने ही नाकाबिल हैं। उनकी वजह से आज भी कहीं कहीं पर नकल हो रही है। पिछले वर्ष पेपर भी आउट हुआ था। तो ये सब जो नियमावली बनाई जा रही है, विषय पर वही अपनी सूचना पर ये जो नई नियमावली है ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। और विद्यालय का प्रबंधक, प्रधानाचार्य जो ये कागजी वर्क कराते रहेंगे, शिक्षा से ध्यान हटके उस नियमों पे चला जाएगा। साथ ही साथ जो नियम बना दिए गए, जमीन की उपलब्धता कम हो रही है, कृषि भूमि घट रही है, विद्यालयों की संख्या कैसे बढ़े यह सोचा जाना चाहिए था। जबकि भूमि के जो मानक हैं वह शहरी क्षेत्रों में 650 मीटर से बढ़ा के 3000 मीटर कर दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरानी जो व्यवस्था थी उसके मुताबिक 2000 मीटर जमीन थी, आज 6000 मीटर जमीन मांग ली गई है। जो प्राभूत कोष पहले 15,000 रुपए जमा होता था, आज वह 5 लाख रुपए जमा हो रहा है। सुरक्षित कोष जो पहले 3000 जमा होता था वो आज 1.5 लाख रुपए जमा हो रहा है। इंटरमीडिएट के लिए भी प्राभूत कोष 5000 से बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया है, सुरक्षित कोष 2000 से बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। तो ये नियमावली किसी भी तरीके से उचित नहीं कही जा सकती है। इसके अलावा कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिसमें केवल हाई स्कूल संचालित हो रहा है, जो उन्हें इंटरमीडिएट की मान्यता नहीं मिली हुई है, और नई शिक्षा पद्धति के तहत हाई स्कूल की परीक्षा खत्म हो जाएगी। तो कम से कम उन विद्यालयों को, मेरा पीठ के माध्यम से यह निवेदन है कि कम से कम ऐसे विद्यालयों को, तो यदि ये संशोधित नियमावली रद्द नहीं की जा रही है तो कम से कम ऐसे हाई स्कूल को 1 या 2 वर्ष का समय दिया जाए कि वह पुरानी नियमावली से ही उच्चीकृत की मान्यता ले ले। उस 1 या 2 वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात वह नई, उन पुराने विद्यालयों के लिए, हाई स्कूल विद्यालयों के लिए नई नियमावली लागू कर सकते हैं, जिससे कम से कम उन विद्यालयों के पास एक अवसर रहेगा कि जब वो स्थापित हुए थे तो प्रदेश में पुरानी नियमावली चल रही थी। तो ये जो विषय है बहुत गंभीर है। साथ ही साथ शिक्षा संवर्ती सूची का, मैं 2 मिनट लूंगा बस। शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है सरकार के द्वारा। एक सदस्य को पढ़ना था, एक को बोलना था, दोनों लोग बोलेंगे, दोनों लंबा समय लेंगे तो कैसे चलेगा? पढ़ा ही नहीं है, और आपकी कृपा होगी तो मैं बोल पाऊंगा, आप पूरा विषय कर पाऊंगा। तो विषय को सीमित कर दीजिए ना, विषय पर आइए। अब आप नकल पर भी चले जाएंगे। किसी भी जो समाज का है उसका उत्थान का आधार है पूरे देश के 145 करोड़ नागरिकों से जुड़ा हुआ है और प्रदेश के 24 करोड़ से जुड़ा हुआ है। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि केवल 9 मिनट में शिक्षा से संबंधित पूरे प्रदेश के 24 करोड़? नहीं, तो आपको तो दिन भर चाहिए ना महोदय। तो आप माननीय आकाश जी, महोदय, आज एक पर चर्चा होना है, उस पर बोलिए। आप हमारा 100, मैं उसी पे बोल रहा हूँ। आप 100 जो मेरा की चर्चा का समय नहीं है अभी। मेरा जो 105 है 105 पर बोलिए सिर्फ। 105 पे भी लिखा है शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। नहीं वो ठीक है, लेकिन 105 जो विषय है उसी पर रहिए। 105 के विषय पर 100 और सीमित करिए आप। महोदय एक अनुरोध है, कल भी यदि आप हमारा समय देखेंगे तो हमारे जो नेता है, अरे क्यों देखेंगे, हम तो 5 मिनट में हमने अपनी पूरी करी थी। 105
अरे मेरा ये कहना है शिक्षा नहीं, आप 105 पर अपनी बात रख दीजिए और सूची का सीमित विषय कर है, दीजिए। संविधान में साफ साफ लिखा गया है, इस पे होने वाला व्यय सरकार की जिम्मेदारी है। इस नई नियमावली में जो सारे खर्च हैं वो विद्यालय के ऊपर डाल दिए गए हैं, जबकि सरकार को भी संविधान के तहत अपनी एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इन विद्यालयों के जो शिक्षक हैं उन्हें सरकारी कोषागार के माध्यम से इन्हें वेतन मिलना चाहिए, जो कि बहुत बुरी स्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो नियम बना दिए गए हैं वह प्रदेश का कोई भी एक राजकीय विद्यालय पूरा नहीं कर रहा है, किसी में भी सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं है और साथ ही साथ जो नियम बना दिए गए हैं अतार्किक हैं। तो मेरा पीठ के माध्यम से निवेदन है कि ये संशोधित नियमावली रद्द होनी चाहिए और पुरानी नियमावली बहाल होनी चाहिए और शिक्षकों को कोषागार के माध्यम से वेतन मिलना चाहिए। साथ ही साथ यदि ऐसा ना कर पाए उत्तर प्रदेश सरकार तो उसे उदारता पूर्वक हाई स्कूल जो पुरानी मान्यता से चल रहे हैं उन्हें 1 या 2 वर्ष का समय दिया जाए, जिससे वह इस पुरानी नियमावली से मान्यता ले पाए, तभी उत्तर प्रदेश की शिक्षा का उत्थान हो पाएगा। मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर लोक वेद के अभिलंबनीय तत्कालिक विषय पर सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं और प्रत्येक स्नातक शिक्षक एमएलसी भी इस पे अपने विचार रखेंगे तो देश की शिक्षा ज्यादा अच्छे मायने में कार्य कर पाएगी। मेरा निवेदन है आपकी 105 की सूचना है और लोग तो उस पर बोलेंगे, आप स्वीकार करने दीजिए तो सभी बोलेंगे। स्वीकार करने दीजिए महोदय, पूरा आपने अपनी बात कह दी ना, प्रदेश का विषय है, आपको माननीय चंदेल जी शिक्षा की व्यापकता के लिए कि गांव गरीब किसानों तक स्कूल खोले जा सके, इसलिए नियमों में शिथिलीकरण करने की आवश्यकता थी और नियम ये इतने कड़े बना दिए गए हैं, कह लीजिए ऐसी संस्थाओं को खोलने के लिए इतने महंगे धन दौलत की ज़रूरत पड़ेगी कि सामान्य लोग स्कूल नहीं खोल सकते हैं। गांव गरीब झुग्गी झोपड़ियों में खुलने वाले स्कूल बंद हो जाएंगे और वही पूंजीपति लोग पहुंच जाएंगे गांव उन क्षेत्रों तक जिन्हें अपनी इंडस्ट्री के रूप में स्कूल को संचालित करना है। इसमें 3,000 रुपये 1,500 रुपये जो पड़ता था 15,000 रुपये, उसका 5 लाख रुपए पड़ेगा प्राभूत कोष में। प्राभूत कोष का बहुत कई गुना बढ़ गया है। कोई आश्चर्य होता है 15,000 रुपये से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया जाए प्राभूत का कोष, ये बहुत है, ये घटाया जाना चाहिए। अब व्यवहारिक है, सामान्य क्षेत्रों में गरीब क्षेत्रों में सामान्य लोग स्कूल नहीं खोल सकते। दूसरी चीज़ इसमें कही गई खास तौर से कि सुरक्षित कोष के लिए 3,000 रुपये जमा कर देने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाता था, स्कूल इंसान संचालित कर सकता था। अब सुरक्षित कोष में 1,50,000 रुपये, जो सुरक्षित कोष 3,000 रुपये का था वो सुरक्षित कोष 1,150,000 हो गया, 1,50,000 सॉरी 1,50,000 कर दिया गया। तो ये भी कई गुना हो गया, 3,000 से बढ़ाकर 1,50,000। तो ये अब व्यवहारिक बढ़ोतरी हुई है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को व्यापक रूप देने के लिए, सामान्य क्षेत्रों तक शिक्षा को ले जाने के लिए, साधारण प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए लोग आसानी से हिम्मत नहीं जुटा सकेंगे। ये मुख्य इसका आशय है कि झुग्गी झोपड़ी वाले परिवारों तक भी शिक्षा के ज्ञान का प्रकाश फैलाया जा सके और सामान्य स्कूल वहाँ सामान्य लोग संचालित कर सकें, इसलिए नियमों में शिथिलीकरण किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी। आदरणीय सभापति महोदय, विद्यार्थियों की प्रतिभा के समुचित विकास के लिए अध्ययन के साथ साथ विभिन्न खेलों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु भूमि के मानक में वृद्धि की गई है। मान्यवर,
प्राभूत कोष और सुरक्षित कोष विद्यालय के लिए उपयोग किए जाते हैं। अतः विद्यालय के विकास के सुरक्षा और संचालन की दृष्टि से प्रभुत्व कोष और सुरक्षित कोष की धनराशि बढ़ाई गई है, जिसका उपयोग आवश्यकता अनुसार विद्यालय के विकास के लिए ही किया जा सकता है, जो विद्यालय के समुचित संचालन की दृष्टि से औचित्यपूर्ण है। इसमें मान्यवर मैं ये बताना चाहूँगी कि शासन संख्या 1443/15/721-1 इन्हें ब्रैकेट 191/2000 दिनांक 10 अगस्त 2001 द्वारा वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा शर्तें निर्धारित की गई हैं, जो अभी पूछा गया था। साथ ही शासन के आदेश के अनुसार अंशकालिक अध्यापकों को प्रबंधन तंत्र अपने स्रोतों से परिलब्धियों का भुगतान करेगा और ये भुगतान संपूर्ण शिक्षण सत्र के लिए नियमित रूप से किया जाएगा, जिसका लेखा जोखा रखा जाएगा। प्रबंधन तंत्र ऐसे अंशकालिक अध्यापकों के लिए यथाविधि भविष्य निधि तथा जीवन बीमा की योजनाएं लागू करेगा, जिसमें नियोजक का अंशदान प्रबंधन तंत्र द्वारा अपने निजी स्रोतों से दिया जाएगा। माननीय चंदेल जी।